टूनी नोरा फतेही की बहुत बड़ी फैन थी और वो नोरा फतेही के जैसे डांस मूव भी किया करती थी। वो जिस किसी की भी शादी में जाया करती बिना कहे ही डांस करने लगती। ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ के साथ किसी की शादी में जाती है और अपनी माँ को खाना खाते हुए छोड़कर वो डीजे पर जाकर नाचने लगती है, वो भी गर्मी गर्मी गाने पर। और सभी लड़के उसे देखकर उसके साथ नाचने लगते हैं। जब ये टूनी की माँ चंपा देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे खींचकर घर ले आती है और कहती है, टूनी तू डीजे पर ऐसे क्यों नाच रही थी? देख रही थी कितने गंदे गंदे लड़के तेरे साथ नाच रहे थे और गाना कैसा था वो? छी, अरे कल को तेरी शादी होनी है, अगर तू ऐसे ही कमर हिला के नाचती रहेगी तो तेरी सास क्या कहेगी और वो हमें ही गाली देगी कि कैसी परवरिश की है लड़की की। अरे बेटी, अपनी इज्जत का नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तो थोड़ा ख्याल कर ले। अब डांस करना भी गुनाह है क्या माँ? मतलब हद है ना। मैं तो डांस करना नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप मेरी सास की चिंता मत करो, वो तो बहुत खुश होंगी कि उन्हें नोरा फतेही जैसी डांस करने वाली बहू मिली है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद टूनी के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है और लड़का अच्छे परिवार का था, इसलिए टूनी के मम्मी पापा उसकी सोनू से शादी करवा देते हैं और टूनी अपने ससुराल में पहुंच जाती है। शादी कुछ जल्दबाजी में हुई थी, इसलिए शादी के अगले दिन सोनू के परिवार वाले एक रिसेप्शन रखते हैं और अपने सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इनवाइट करते हैं। और डीजे पर गाना बजते ही टूनी के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे ही नोरा फतेही का गाना शुरू होता है, नाच मेरी रानी, गाना चल ही रहा होता है, फिर क्या था, टूनी कहाँ रुकने वाली थी। वो तो सब कुछ भूलकर डीजे पर जाकर नाचने लगी और सभी मेहमान उसको ही घूरते रहे। और जब उसकी सास की नजर उस पर पड़ी तो वो मन ही मन बोली, हे भगवान, ये कैसी बहू आ गई, ये तो पूरी नोरा फतेही है, उसकी ही तरह कमर लचका लचका कर नाच रही है। हे भगवान, ये मेहमान क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, अभी बात करती हूँ। लूसी सोनू के पास जाती है और उससे कहती है, बेटे बहू को हटा ले डीजे से, वहाँ देख कैसे लोग उसको देखकर मजाक बना रहे हैं उसका और कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। नई नवेली बहू को सबके सामने ऐसे कमर लचका लचका कर नाचना अच्छा नहीं लगता, तो पूरी नोरा फतेही बनी जा रही है, हटाओ उसे वहाँ से। इस पर सोनू कहता है, माँ तुम भी किस जमाने में रहती हो? टूनी आजकल की मॉडर्न लड़की है और वो डांस ही तो कर रही है, उसमें क्या गलत है? और ये जो लोग बोल रहे हैं ना, इन्हें तो बस बोलना ही आता है। टूनी के जैसा डांस करने को ये कह दिया जाए ना इनसे, तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। हाँ सोनू, तू कह तो सही रहा है, मुझे तो खुश होना चाहिए कि मुझे नोरा फतेही जैसी डांस करने वाली बहू मिली है। हाँ माँ, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम इन सब लोगों की बातों को छोड़ो और तुम खुश रहो कि तुम्हें नोरा फतेही जैसी बहू मिली है। वृंदावन नगर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। हर रोज उन्हें अपने हाथ के बने हुए बेसन के लड्डू भोग में लगाती थी। उसके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। एक दिन पीलू के पिताजी का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस उम्र में इनका एक्सीडेंट हो गया है, ये कैसे परीक्षा ले रहे हो हमारी? अभी तो पीलू की शादी भी तो करनी है, इनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? माँ तुम चिंता क्यों करती हो? ये भगवान की ही दया है कि पिताजी की जान बच गई। और रही इनके इलाज की बात, उसके लिए मैं पैसा कमाऊंगी। मुझे बेसन के लड्डू बनाने आता है, मैं बेसन के लड्डू को घर घर बेचा करूंगी। भगवान का भोग है, सभी को पसंद आएगा ही। बेटी, तू कितनी हिम्मतवान है और तेरी भक्ति कितनी शुद्ध है, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे कहाँ से आएगा बेटी? माँ मेरे पास कुछ पैसे जमा है, मैं उनका इस्तेमाल कर लूंगी। इसके बाद पीलू बेसन के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। हर सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करती है और बाकी के टोकरी में ले जाकर बेचने लगती है। लड्डू ले लो लड्डू, बेसन के लड्डू, लड्डू ले लो लड्डू, बेसन के लड्डू। ऐसे बेसन के लड्डू कभी भी नहीं खाए होंगे। सुंदरी उसके पास जाती है। अरे वाह पीलू, इन लड्डू में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पीलू सुंदरी को लड्डू खिलाती है। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू है ये, कितने अच्छे से बेसन को पकाई हो। 1 किलो दे दो, मैं अब पूरे रिश्तेदारों में बांटूंगी।
कि पीलू कितने अच्छे बेसन के लड्डू बनाती है। थैंक यू सुंदरी दीदी, भगवान श्री कृष्ण जी के हैं, उन्हें अच्छे लगते तो सबको अच्छे लगेंगे। इस तरह से पीलू के बेसन के लड्डू की बिक्री बढ़ने लगती है। हे कृष्णा जी, आपको लड्डू खिलाते खिलाते मुझे लड्डू बनाना आ गया और आज आपके भोग के कारण ही मैं अपने परिवार को संभाल पा रही हूँ। आपकी जय हो। एक दिन पीलू, हमने तुम्हारे बेसन के लड्डू की बहुत तारीफ सुनी है। 2 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है, मुझे 20 किलो लड्डू चाहिए। तो जाबाज को पीलू ऐसे कहती है, जाबाज जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं आपको 20 किलो लड्डू बनाकर दे दूंगी। लेकिन एक बात सुन लो पीलू, अगर एक भी लड्डू खराब हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं लड्डू भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाती हूँ जाबाज जी, इसलिए लड्डू का खराब होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये पीलू कहाँ से लड्डू बनाने लगी है? पहले तो मेरे यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब तो मेरे लड्डू में कीड़े लग रहे हैं। पीलू के बेसन के लड्डू को खराब करना ही होगा, जिससे जाबाज इसको पीट देगा। उस रात पीलू जाबाज के लिए लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी। फिर वो सोने चली जाती है। तभी कालू एक मिट्टी का पैकेट लेकर उसके घर में घुस जाता है। अब तुझे कौन बचाएगा पीलू? कालू लड्डू में मिट्टी छिड़काकर भाग जाता है। अगले सुबह पीलू देखती है, अरे मेरे बेसन में इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे कृष्ण जी, आपको अब मैं भोग कैसे लगाऊंगी? मुझे जाबाज के ऑर्डर की चिंता नहीं है, मुझे तो आपको लड्डू खिलाने हैं। फिर पीलू रोने लगती है, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण उसे दर्शन देते हैं। पीलू रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। कृष्णा जी, आप इतने प्यार से तुम मुझे लड्डू का भोग लगाती हो, मैं तुम्हारे प्यार के कारण ही आया हूँ। पीलू, तुम निश्चिंत होकर बेसन के लड्डू बनाओ। जिसने तुम्हारे नुकसान करने की कोशिश की उसे मैं देख लूंगा। फिर श्री कृष्ण बेसन के ऊपर से हाथ घुमाते हैं और पूरी मिट्टी बेसन से अलग हो जाती है। फिर पीलू भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाकर बेसन के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। और अगले दिन, ये लीजिए जाबाज जी, आपके बेसन के लड्डू। वाह पीलू, सभी मेहमानों को तुम्हारे लड्डू बहुत पसंद आ रहे हैं। शाबाश, आपसे तुम्हें हमारे घर के हर फंक्शन का ऑर्डर मिलेगा। जय श्री कृष्ण। पीलू अपने घर की तरफ वापस जा रही होती है तो वो देखती है कि लोग कालू की पिटाई कर रहे हैं। हमें लड्डू के नाम पर मिट्टी खिला रहे हो? ये लो कालू, तो दिल से भी काला है। मेरे बच्चे का तेरा लड्डू खाकर दांत हिल गया। पीलू समझ गई कि उसके घर में आकर किसने मिट्टी मिलाया था। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के कारण पीलू की दुकान इतनी चलती है कि वो अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवा लेती है और कुछ ही दिनों में अपनी लड्डू की एक छोटी सी फैक्ट्री खोल लेती है। पीलू और उसका परिवार अब हंसी खुशी रहने लगता है और पीलू रोज कृष्णा जी को लड्डू का भोग लगाना जारी रखती है। बेलापुर जंगल में इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते थे। पीलू चिड़िया भी इसी में पढ़ती थी, लेकिन पीलू का मन इंजीनियरिंग में नहीं लगता था। उसको उसकी माँ ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग पढ़ने भेज दिया था। कभी कभी तो वो क्लास में ही सो जाती थी। एक दिन पीलू कैंटीन में खाना खा रही थी। उस कैंटीन का मालिक हरिया वहाँ आता है। पीलू, तुमने पिछले 6 महीनों से उधार नहीं चुकाई हो। अब से तुम्हें उधार देना बंद, या तो पैसा या फिर कैंटीन में काम करके पैसा उतरवाओ। तो पीलू कहती है, मेरी मम्मी जो भी पैसे भेजती है हरिया काका, वो तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ काम करने लग जाऊँ। तो हरिया कहता है, अरे तुम आजकल के बच्चे भी ना, ठीक है अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। पीलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देती है और बर्तन साफ करती थी, डस्टिंग
कैंटीनिंग करती थी, इडली डोसा भी बनाती थी और तो और दूसरे स्टूडेंट्स को सर्विंग भी करती थी। पीलू को सर्व करता देखकर बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन सुंदरी कहती है, देखो देखो पीलू को करने इंजीनियरिंग आई है लेकिन कैंटीन में नौकरी कर रही है। अरे क्या यही करने आई थी पीलू चिड़िया? तो पीलू कहती है, तुम्हें क्या सुंदरी, तुम पढ़ाई कर लो, मुझे तो क्लास में नींद आती है, तो कम से कम मैं यहाँ काम तो कर रही हूँ। इस तरह से जैसे तैसे पीलू इंजीनियरिंग पूरी कर लेती है और घर वापस पहुँच जाती है। उसकी माँ बबली उसको बोली, अरे पीलू तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गई थी? इतना पैसा खर्च करके तुझे इंजीनियर बनाई, अब तुझे मैं अपने भाई की फैक्ट्री में नौकरी लगवा दूंगी। तो पीलू कहती है, नहीं माँ, तुम्हारी जबरदस्ती के कारण मैंने इंजीनियरिंग की है, अब मैं तुम्हारी जबरदस्ती से काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अपना खुद का काम करूंगी। तो बबली कहती है, खुद का काम करना है तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी। ये सुनकर पीलू सोच में पड़ जाती है। वो अगली सुबह अपनी पुरानी साइकिल रिपेयर करके उसमें एक बोर्ड लगाती है जिसमें लिखा होता है इंजीनियर का डोसा। पीलू साइकिल में ही डोसा बनाकर बेचती थी और सिर्फ 10 रुपए में बेचा करती थी। जल्द ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। एक दिन बबली को उसकी एक अमीर सहेली पिंकी चिड़िया कहती है, अरे बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत बेहतरीन डोसा वाली आई है, वो सिर्फ 10 रुपए में डोसा बेच रही है। तो बबली कहती है, किसकी बात कर रही हो तुम? तो पिंकी चिड़िया कहती है, कोई है इंजीनियरिंग डोसा वाली। ये सुनकर बबली का सिर चकरा जाता है। ऐसे ही एक दिन पीलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और हरिया कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुंचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। पीलू, तुम तो वाकई में बहुत होनहार निकली, हम तो बस घिसी पिटी नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारी हंसी उड़ाती थी, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, अरे इसमें माफी की कोई बात नहीं है सुंदरी और हरिया अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे, लेकिन आपने मुझसे कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, जिससे मैं आपसे सीखी हूँ और यहाँ पर सस्ता डोसा बेचने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर जबरदस्ती से कोई पढ़ाई करे तो वो किसी काम की नहीं होती है। ये सब बबली एक तरफ खड़ी सुन रही थी और उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। बेटी, मैं तुझे कितना गलत समझती थी, लेकिन तू बहुत ही समझदार निकली, मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से पीलू साइकिल में ही डोसा बेचा करती थी और बहुत सफल हुई।